स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। प्रोविजनर्स देख रहे थे ना? इसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये रहता है कि अगर प्रोविजनर हमने डिफाइन कर दिया किसी ब्लॉक के अंदर, जैसे ये हमारा रिसोर्स ब्लॉक है और इसके अंदर हमने ये प्रोविजनर डिफाइन कर दिया, कोई भी प्रोविजनर हम डिफाइन करें, वो जब रिसोर्स बनाएगा, टेराफॉर्म जब रिसोर्स बनाएगा ये वाला, तभी वो चलता है। ये इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा बनाते वक्त ही चले। हम लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि जब ये हमारा रिसोर्स डिलीट हो, यानी हम जब टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चलाएं, तब जाके ये चले। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा when इक्वल्स टू डिस्ट्रॉय। आपने जैसे प्रोविजनर डिफाइन किया और यहीं पे आप इसके अंदर लिख देंगे when इक्वल्स टू डिस्ट्रॉय। तो अब क्या होगा, जब ये रिसोर्स डिस्ट्रॉय होगा तब चलेगी ये कमांड। तो अगर आपको लगता है कि रिसोर्स डिलीट होने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो तब ये वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बनाते वक्त ही यूज करेंगे। हम लोगों को बस उसके अंदर when इक्वल्स टू डिस्ट्रॉय लगा देना है। क्लियर है ये? जैसे अब अगर मैं ये रिसोर्स बनाऊंगा तो टेराफॉर्म ये रिसोर्स बनाएगा बट प्रोविजनर नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि प्रोविजनर में मैंने लिख रखा है when इक्वल्स टू डिस्ट्रॉय, यानी कि जब टेराफॉर्म से मैं बोलूंगा टेराफॉर्म ये रिसोर्स डिलीट करो, तो डिलीट करने से पहले इसको चलाएगा और चलाते ही डिलीट कर देगा। ठीक है? तो इस टाइप की अगर जैसे कि एग्जांपल में आपसे बोला कि जब जब कोई रिसोर्स डिलीट हो आपको मेल आ जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे? मेल वाली स्क्रिप्ट चला दोगे। लोकल वाला कहाँ है हमारा? हाँ, ये कोई स्क्रिप्ट आपको चलानी है तो आप मेल वाली स्क्रिप्ट चला दोगे कि रिसोर्स हैज बीन डिलीटेड। तो वो क्या करेगा? डिलीट करेगा और प्रोविजनर चलाएगा और डिलीट कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ रिसोर्स डिलीट हो गया। या आपको कुछ बैकअप्स लेना है, आपको जैसे ये EC2 है, अब EC2 पे लॉग्स वगैरह रखे हुए हैं, आप चाहते हैं वो लॉग्स कॉपी हो जाए मेरे S3 पे, या कुछ मान लो RDS डेटाबेस का ये मशीन है तो हम चाहते हैं वो डंप करना। MySQL वाली डंप कमांड है ना, तो डंप कमांड से हम SQL फाइल से डेटाबेस में भी डेटा डंप कर सकते हैं और SQL से बाहर भी किसी फाइल में डंप कर सकते हैं। तो फाइल से हम लोग RDS से क्या करेंगे? डेटा फाइल में ले लेंगे, फाइल को S3 पे मूव करा देंगे और देन इसको डिलीट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर when इक्वल्स टू डिस्ट्रॉय का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? अब इसका फेलियर बिहेवियर क्या है? मतलब अगर प्रोविजनर फेल होता है तो क्या होगा? मतलब प्रोविजनर से हमने कोई स्क्रिप्ट चलाने को बोली या कुछ काम करने को किया, बट वो फेल हो गया, वो नहीं कर पाया। जैसे कनेक्शन नहीं बन पाया रिमोट मशीन से। ठीक है, रिमोट मशीन पे उसको कुछ एक कमांड चलानी थी, पर उससे पहले कनेक्शन बनाना था और हमने गलती से उबंटू दे दिया, जबकि AMI ID हमारी CentOS की है, तो नहीं लेगा, वो कनेक्शन नहीं बनेगा, तो प्रोविजनर फेल हो जाएगा। तो जब प्रोविजनर फेल होगा तो फिर हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर क्या होगा बाय डिफॉल्ट? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट
इफ एनी प्रोविजनर inside the resource block failed, then it will mark that resource as tainted. ठीक है, वो उसको टेंट मार्क कर देगा। टेंट मार्क करने का मतलब क्या होता है कि रिक्रिएट करेगा उसको दोबारा से, जबकि टेराफॉर्म क्या कहता है कि एक बार मैंने जो चीज बना दी वो मैं दोबारा नहीं बनाता। ठीक है, यही तो उसकी टेराफॉर्म की प्रोविजनिंग पावर है कि अगर उसने क्रिएट कर दिया तो वो दोबारा क्रिएट नहीं करेगा। बट AWS मशीन बन गया तो पहले मशीन बनेगी, और मान लो ये नहीं लगा हुआ है, तो टेराफॉर्म को क्या करना था, मशीन बनाना था, और मशीन बनाने के बाद ये प्रोविजनर वाली चीज चलानी थी, और ये नहीं चल पाई। मान लो इसमें एरर आ गया, यहाँ पर मैंने इको में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या फिर कुछ यहाँ पे सेल्फ में कुछ मतलब कुछ स्क्रिप्ट में मैंने गड़बड़ कर दी, या रिमोट प्रोविजनर था तो कनेक्शन नहीं बन पाया। ठीक है, यहाँ सुडो अपडेट में स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, इंजन की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो ये स्क्रिप्ट नहीं चल पाएगी। तो नहीं चल पाने पे वो क्या करता है, जो रिसोर्स उसने बनाया उस रिसोर्स को वो टेंट मार्क कर देता है। टेंट का मतलब होता है रिक्रिएट। ठीक है, और जैसे ही हम टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे वो उस रिसोर्स को डिलीट करेगा। किसको? EC2 को, क्योंकि EC2 तो बन गया था, प्रोविजनर नहीं चला था उसका। ठीक है, तो वो उस EC2 को डिलीट करेगा, दोबारा से बनाएगा और दोबारा से वो प्रोविजनर चलाएगा। ठीक है, और फिर फेल हो गया तो फिर टेंट मार्क कर देगा। तो टेराफॉर्म बाय डिफॉल्ट क्या करता है, रिसोर्सेस को टेंट मार्क कर देता है अगर प्रोविजनर फेल हो जाता है। ठीक है, बट उसके हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हम लोग ये एक आर्गुमेंट ऐड कर देंगे कि ऑन फेलियर कंटिन्यू, यानी मेरा प्रोविजनर फेल भी हो जाता है तो कंटिन्यू रहना, आप अपने चीजों को बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं करना, सब कुछ क्रिएट कर देना। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे 20 रिसोर्सेज बनाने थे और किसी का प्रोविजनर फेल भी हो गया तो वो बाकियों पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, मेरी स्क्रिप्ट नॉर्मल चलती रहेगी, सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो मैं ये चीज लगा सकता हूँ, ऑन फेलियर इक्वल्स टू कंटिन्यू। ठीक है, हमने देखा था लास्ट टाइम कि जब वो बना रहा था और अगर वो प्रोविजनर फेल हो रहा था तो वहां एरर दे रहा था, पर मैंने बोला एरर वेरर नहीं देना, आप टेंट मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंटिन्यू रहो, जिससे कि नीचे के जितने भी रिसोर्सेस हैं जो उस पर डिपेंडेंट है वो सब बनते रहें। अच्छा, हमारे प्रोविजनर फेल नहीं हुए थे, ऑन फेलियर इक्वल्स टू फेल में क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो ये वर्ड हम कहाँ लगाएंगे, प्रोविजनर के अंदर ही, यहीं पर आप लगा दीजिए, ऑन फेलियर इक्वल्स टू कंटिन्यू। और कब चलाना है इसको, मैंने बोल दिया व्हेन इक्वल्स टू डिस्ट्रॉय, वरना ये अपने आप क्रिएशन पे चलेगा। ये 2 लाइंस हम और ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, एरर थ्रो कर देगा फेल होते ही, क्योंकि मैंने लगा रखा है ऑन फेलियर इक्वल्स टू फेल। तो ये दो चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है। अब हम लोग देखते हैं टेंट वाली चीज जो है। तो प्रोविजनर में इतना ही था। प्रोविजनर कब चलते हैं, ठीक है, प्रोविजनर का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं, और 3 टाइप के प्रोविजनर्स। कब कौन सा यूज करना है वो हमारी नीड पे डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप से यूज करना है उसे। टेराफॉर्म टेंट, फोर्सफुली recreation of a resource। forcefully recreation of a resource block even if that resource is created। ठीक है, रिसोर्स बन गया है तो टेराफॉर्म बाय डिफॉल्ट नहीं बनाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बनाए, उसको दोबारा से टेराफॉर्म अप्लाई चलाने पे क्रिएट करे। तो कैसे होगा, तो सिंस टेराफॉर्म डिड नॉट recreate the resource if it had created already, but we want to destroy it and create it again। तो मशीन के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो टेराफॉर्म नहीं पहचान सकता है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मशीन के अंदर हमें जो चेंजेस चाहिए थे वो चेंजेस सही नहीं हुए, और अब हमें मशीन डिलीट करके दूसरी बनानी चाहिए। तो टेराफॉर्म तो कहेगा मैंने मशीन बनाई है, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। टेराफॉर्म तो मशीन जानता है ना, मशीन के अंदर की चीजें नहीं जानता। वो कोड में, किसी पैकेज में कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, तो टेराफॉर्म थोड़ी जानता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा उसके अंदर, या लॉगिन नहीं कर पा रहे हम। जैसे कई बार होता है ना, हमने मशीन बनाई लॉगिन नहीं कर पाए, ठीक है, उसका 2x2 चेक प्रॉपर नहीं लगा, तो वो तो कहेगा कि सही बना है, तो वो तो नहीं बनाएगा। लेकिन हमारी ये अब मजबूरी है कि हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कभी भी होता है कि हमें वो रिसोर्स डिलीट करके दोबारा से बनाना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग इस कोड को ही हटा दें। मैं क्या करूं, इस कोड को यहां से और सेव करके चलाऊं, तो टेराफॉर्म कहेगा ओ आपके पास ये रिसोर्स नहीं होना चाहिए, बट बना हुआ है तो मैं डिलीट कर देता हूं। बट ये तो गलत अप्रोच है। मैं चाहता हूं कि यही रिसोर्स टेराफॉर्म दोबारा बनाए। बना चुका है बट फिर भी दोबारा बनाए, तो मुझे यूज करना पड़ेगा टेराफॉर्म टेंट। जैसे कि उसने EC2 के अंदर ना कुछ मैशअप कर दिया किसी यूजर ने, ठीक है, और अब वो नहीं चल रहा, तो क्या करना पड़ेगा, मशीन हमें डिलीट करनी पड़ेगी। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल हो गया, या कोई ऐसा मतलब होता है ना एरर आ गया, OS हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें अब दोबारा से चाहिए। लेकिन अब टेराफॉर्म तो कहेगा मैं बना चुका हूं, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं टेराफॉर्म टेंट का फीचर। ये तभी यूज करना चाहिए जब कुछ रिक्रिएट करना हो फोर्सफुली। तो आपको लिखना पड़ेगा टेराफॉर्म टेंट AWS, जो भी आपको डिलीट करना है उसका ऑफिशियल नेम डॉट उसका ब्लॉक नेम, लोकल नेम। ऑफिशियल ब्लॉक नेम डॉट लोकल ब्लॉक नेम। ये हमको कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है,
और टेंट एक बार के लिए होगा, फिर हम टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे या टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे और टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे, और जैसे ये चला के वो वापस से दोबारा बना देगा, वो फिर से उसको अनटेंट कर देगा। ठीक है, तो नोट पॉइंट में हमें क्या लिखना है, टेराफॉर्म विल रन ओनली वंस आफ्टर टेंटिंग द रिसोर्स। मतलब जिस रिसोर्स को हमने टेंट किया वो एक ही बार बनेगा, ऐसा नहीं कि अब वो बार बार बनता ही रहेगा। ट्राई करके देखें। मान लो ये हमने एक रिसोर्स बनाया, ये स्क्रिप्ट है कुछ चलेगी, और क्रिएट करते हैं। मैं इस बीपीसी वाले को रीनेम कर देता हूँ, वरना ये पूरा बीपीसी बनाएगा। फिर सिक्योरिटी ग्रुप को भी दे देता हूँ, वरना ये पूरा सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा। और क्या है, ठीक है, अब ये मेरा एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये बोलेगा ये वाला ब्लॉक नहीं है। EC2 अब मेरा एरर थ्रो करेगा ना, क्योंकि मैंने EC2 में ये दो वैल्यू भी पास कर रखी है ना। ये दो वैल्यू अब तो है नहीं टेराफॉर्म के लिए, क्योंकि वो फाइल रीनेम कर दी, तो अब वो उन फाइलों को पढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया मेरा टेराफॉर्म वैलिडेट। प्लान के अकॉर्डिंग इसको क्या करना चाहिए, ये मशीन बनाना चाहिए। मशीन बनाने के बाद ये दो प्रोविजनर्स चलने चाहिए। ठीक है, एक चीज बना रहा है, सही कर रहा है। टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन। ठीक है, रिसोर्स बन गया। अब मैं कितना भी टेराफॉर्म अप्लाई चलाऊं, ये आइडियली नहीं बनाना चाहिए। एग्जीक्यूट किया इसने, हेलो टेराफॉर्म, ये मेरी ये वाला प्रोविजनर चला है पाइथन वाला, उसके बाद से ये वाला लोकल आईपी वाला चला है, तो यहाँ पे आईपी आ जानी चाहिए, आईपी आ गई। ठीक है, तो मेरा टेराफॉर्म वर्क कर रहा है। और अब मैं कितना भी करूँ टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म वो चीज़ नहीं बनाएगा। तो लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोबारा बने, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेराफॉर्म टेंट वाली कमांड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टेराफॉर्म टेंट, उसके बाद से इसका ऑफिशियल नेम, जिस ब्लॉक को टेंट करना है उस ब्लॉक का ऑफिशियल नेम डॉट उसका लोकल ब्लॉक नेम। ठीक है, हमने चलाया टेराफॉर्म टेंट, जिस ब्लॉक को हम लोग टेंट करना चाहते हैं उसका ऑफिशियल नेम डॉट उसका लोकल ब्लॉक नेम। ठीक है, रिसोर्स हैज बीन मार्क्ड एज टेंटेड। देखो रिसोर्स टेंट मार्क कर दिया। और अब मैं चलाऊं टेराफॉर्म अप्लाई, तो टेराफॉर्म बोलेगा इसको डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंटेड मार्क्ड है। इसको किसी ने टेंट मार्क कर रखा है। टेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसे दोबारा बनाओ। देखो ये क्या बना रहा है, 1 to डिस्ट्रॉय 1 to ऐड, दोबारा बना रहा है। और क्यों बना रहा है, देखो उसका रीजन भी दिया है।
ये देखो कह रहा है ये ब्लॉक टेंटेड है इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मैं दोबारा से बनाऊंगा, डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट या रिप्लेस कर। तो अब टेराफॉर्म देखो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने के बाद दोबारा बनाएगा। तो ये तो हो गया मैनुअल टेंटिंग। मैनुअल मीन्स मैं खुद अपने आप कर रहा हूँ ये चीज। यही चीज प्रोविजनर में अपने आप हो जाती है। अगर ये चीज नहीं चली तो इसको वो टेंट मार्क कर लेता है ऑटोमेटिकली। अगर ये वाला प्रोविजनर नहीं चला तो इस वाले रिसोर्स को वो टेंट मार्क कर लेगा ऑटोमेटिक। तो टेंट वर्ड समझ में आया। ये पूछते हैं व्हाट इज टेराफॉर्म टेंट, व्हाई वी शुड यूज। तो हमें ये बताना पड़ता है जो भी रिसोर्स बनाया टेराफॉर्म ने उसके लिए तो वो रिसोर्स सही है, हेल्दी है, बट इनसाइड दैट रिसोर्स सम मैशअप इज हैपेंड, सम सॉफ्टवेयर पैकेज इज क्रैश विच इज नॉट वर्किंग, सो आई हैव टू डिलीट द कंप्लीट मशीन। और कुछ वायरस आ गया हो, कुछ होता है ना, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, कुछ इशू आ रहा है, रैम प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, ओएस कहीं पे मिसबिहेव कर रहा है, तो आपको वो रिसोर्स डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ेगा। बट टेराफॉर्म क्या बोलेगा, वो रिसोर्स बना हुआ है, मैं क्यों बनाऊं दोबारा। तो उसके लिए हमें टेराफॉर्म को बताना पड़ता है कि इसको टेंट मार्क कर दो। टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे, अप्लाई चलाएंगे, और ये सिर्फ वन टाइम चलेगा। अब अगर मुझे फिर से डिलीट करने आए तो फिर से ये चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, वन एडेड वन डिस्ट्रॉयड। क्लियर हुआ ये टेराफॉर्म टेंट। टेंट विल बी रन ओनली वंस आफ्टर टेंटिंग। टेंट वाली चीज क्लियर हुई, आगे बढ़े। कितने लोग 7 बजे के बाद उठते हैं? टेंट में सिर्फ ये रिक्रिएट करता है ना। हाँ, टेंट करने का मतलब है कि भाई दोबारा से बना दो, फोर्सफुली रिक्रिएशन। ये वर्ड याद रखोगे टेंट का मतलब, तो नहीं कंफ्यूजन होगी। वैसे वो वर्ड ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहा होगा। फोर्सफुली रिक्रिएट करवा रहे हैं। लेकिन यदि उसमें मिस्टेक होगी तो वो रिक्रिएट करेगा ना। हाँ, वो हमें पता होना चाहिए कि अरे यार ये वाला ब्लॉक हमारा गड़बड़ हो गया है ना। क्योंकि डिस्ट्रॉय चलाने पर फिर वो क्या करेगा, मैनुअल डिस्ट्रॉय करेगा, फिर हटाएगा। टेंट करने का मतलब है कि टेराफॉर्म में रिकॉर्ड भी रहेगा कि ये चीज मैंने मैनुअल टेंट की थी, कुछ गड़बड़ आ गई थी, और वो चीज प्लान और अप्लाई से सही हो गई, मुझे कहीं डिस्ट्रॉय नहीं चलाना पड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब एक सिनारियो है कि इफ we do not have AWS console access। ठीक है, हमारे पास AWS का ये कंसोल का एक्सेस ही नहीं है। हम लॉग इन करने के लिए उसने यूजर नेम पासवर्ड दिया ही नहीं है हमें। ठीक है, ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, उसने तो हमें दे रखा है सिर्फ एक्सेस की और सीक्रेट की। ठीक है, कोई AWS का अकाउंट है, आप डेवऑप्स इंजीनियर है, आपको एक्सेस की सीक्रेट की पकड़ा दिया गया है और आपको बता दिया है कि इस रीजन में आपको रिसोर्सेज क्रिएट करना है। तो आपने बोला ठीक है क्रिएट कर दूंगा, बट आपके पास एक्सेस ही नहीं है किसका, AWS कंसोल का। क्योंकि देखो एक्सेस की सीक्रेट की से हम लॉगिन तो कर नहीं सकते ना, तो लॉगिन करने के लिए तो हमें आईडी पासवर्ड चाहिए, और ये आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है। तो ऐसे केस में अगर हमें AWS से कुछ लेकर आना है, जैसे कि ये AMI ID, ये AMI ID मैं कैसे लाया था, मैं AWS की साइट पे गया था, है ना, स्टॉकहोम रीजन में गया था, AMI पे गया था, उबंटू सर्च किया, और वो उबंटू का जो भी वर्जन है वो लेकर आया। ठीक है, यहाँ पर मैंने उबंटू का वर्जन सर्च किया। ठीक है, तो ये उबंटू मैंने सर्च किया, फिर यहाँ पर मैंने देखा 64 बिट का AMI ID ये रहा, और वो भी कौन सा, जिसका 24 वर्जन है, इसका ओनर कौन है, मतलब आप इसको क्लिक करोगे ना तो काफ़ी कुछ इसमें डिटेल्स मिलेगी। फ्री अवेलेबल है, वेरीफाइड है, ठीक है,
प्लेटफॉर्म उबंटू है, रूट टाइप EBS है, वर्चुअलाइजेशन HVM है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर देखकर सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर यही चीज आपको कोड के थ्रू करना हो, मतलब आपके पास कंसोल एक्सेस ही नहीं है, तो आप जाओगे कैसे, लॉगिन कैसे करोगे, है ना। तो इसके लिए टेराफॉर्म में एक रिसोर्स ब्लॉक, एक सोर्स ब्लॉक है, डेटा सोर्स। AMI हम लोग को लेना है किसी सिक्योरिटी ग्रुप का, जैसे हमें आईडी चाहिए, एक सिक्योरिटी ग्रुप वहां पे पहले से क्रिएटेड है, आप उसका आईडी ले लो। तो अब सिक्योरिटी ग्रुप आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड होगा नहीं, तो आप ये सिक्योरिटी ग्रुप आईडी कैसे लाएंगे। आपको बोला गया कि एक VPC पहले से क्रिएटेड है, आप उसकी आईडी फैच कर लेना। तो अब VPC के सेक्शन में जाने के लिए आपको पास कंसोल एक्सेस होना चाहिए, बट नहीं है। तो अगर इस टाइप का कभी रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे पास कंसोल एक्सेस नहीं है, हमें टेराफॉर्म से ही कोई वैल्यू फैच करनी है और फिर उसको यूज करना है, तो वो चीज हम कर सकते हैं टेराफॉर्म से। उसमें ऑप्शन होता है टेराफॉर्म सोर्सेस। If we want to fetch some info from the cloud provider, like AMI ID, VPC ID, IAM user name, कोई IAM यूजर का नाम फैच करना है, सिक्योरिटी ग्रुप ID, EC2 की कोई ID है जो पहले से वहां पर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें फैच करनी है। Then we can use data source block. तो डेटा सोर्स ब्लॉक कैसे यूज करते हैं, हम लिखते हैं डेटा। अब किस टाइप की चीजें हमें फैच करनी है, जैसे मुझे AMI फैच करना है, तो AWS AMI, ठीक है। जो भी आप ब्लॉक का नाम रखना चाहते हो, ब्लॉक का नाम, जैसे रिसोर्स ब्लॉक बनाते हैं वैसे ही डेटा का ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप डालोगे कि वैल्यूज मांगेगा कुछ, ये मोस्ट रिसेंट इक्वल्स टू ट्रू, और उसके बाद से फिल्टर लगाओगे आप, क्योंकि उसमें फिल्टर है। फिल्टर में आपने लगा दिया सपोज नेम उसका होना चाहिए उबंटू, वर्जन उसका, वैल्यू उसकी, ऐसे करके यहाँ पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन दोगे, और जब आप इसे चलाओगे तो आउटपुट में वो वैल्यू को प्रिंट करा देगा। जैसे मान लो ये फिल्टर लगा तो ये कुछ वैल्यू डिस्प्ले करेगा बड़ी सी, और फिर मुझे वो वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आउटपुट फंक्शन याद आ रहा है, वो हम लोग यूज करते हैं AMI ID वैल्यू इक्वल्स टू। अब वैल्यू में हम लोग क्या लिखते थे, इसका नाम। तो अब देखो इसका नाम दोगे तो फिर तो वो रिसोर्स में ढूंढेगा, तो हमें यहाँ पे ना ऐसे लिखना पड़ता है डेटा डॉट AWS AMI डॉट उसके बाद से हमने क्या इस ब्लॉक का नाम रखा है उबंटू डॉट ID, यानी कि ये तीनों चीज देनी पड़ती है। अगर हम रिसोर्स के अलावा कुछ दे रहे हैं तो हमें ये तीनों चीज देनी पड़ती है, डेटा डॉट AWS AMI डॉट उबंटू डॉट ID। क्या आपने आईडी किसकी दी है, और ubuntu डॉट ID? ये वाला ब्लॉक है ना, तो इस ब्लॉक में कुछ आउटपुट जनरेट होगा। अब उस आउटपुट में से मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, सिर्फ आईडी। तो सिर्फ आईडी अगर लूंगा और ये प्रिंट करेगा उबंटू की पूरी इंफॉर्मेशन कि ओनर कौन है, आईडी क्या है उसकी, आईडी मतलब AMI ID, ओके ठीक है। ओके। अभी देखो यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो आपको दिखेगा। जैसे मैं डालूंगा यहाँ पे डेटा सोर्स AWS AMI टेराफॉर्म, ठीक है। देखो ये एग्जांपल में इसने दिया है कि आप कैसे कैसे इसको फैच कर सकते हो। आर्गुमेंट में क्या लेगा, ओनर का नाम, सेल्फ, इसमें आप सेल्फ लगा सकते हो, मोस्ट रिसेंट की वैल्यू क्या रखनी है, एग्जीक्यूटेबल यूजर्स, ये सेम ब्लॉक है, बस रिसोर्स की जगह ये डेटा सोर्स ब्लॉक है। अब देखो आउटपुट में देखो एट्रीब्यूट्स यानी कि आउटपुट, तो इस आउटपुट में देखो इतनी सारी चीजें जनरेट होगी,
देख रहे हो कितना सारा चीज है। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, इमेज आईडी, तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे ये आईडी नहीं होगा, इमेज अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पर मैं जो ब्लॉक आउटपुट जो प्रिंट करा रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखूंगा इमेज अंडरस्कोर आईडी, तो ये इसकी आईडी की वैल्यू प्रिंट करा देगा। मुझे उस AMI का नाम चाहिए, तो नाम के लिए भी कुछ होगा यहाँ पे, इमेज लोकेशन नेम, ये रहा, तो नेम प्रिंट करा सकते हो। पर ubuntu नेम प्रिंट करा के हमें क्या फायदा, हमें तो AMI आईडी चाहिए। हमको जो भी एट्रीब्यूट यूज करने हैं वो इसी साइट से हमें जितने भी हाँ, एट्रीब्यूट दिए जो हुए जो हैं, वैल्यू इसमें मुझे से- चाहिए, मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये वैल्यू का एक्चुअल नाम क्या है। जैसे मैंने देखो आईडी लिखा, बट आईडी नहीं है, इमेज अंडरस्कोर आईडी है, आईडी ऑफ AMI। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोग एट्रीब्यूट्स में प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे अभी तक हम रिसोर्स ब्लॉक पढ़ रहे थे, वैसे ही अब एक नया ब्लॉक आ गया है, डेटा ब्लॉक, डेटा सोर्सेज। ये क्या करता है, ये हमारे लिए AWS पे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करने में हेल्प करता है। जैसे पहला फिल्टर लगाया कि नाम ये होना चाहिए और उसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। रूट, उसका जो फिल्टर है कि रूट डिवाइस टाइप उसका EBS होना चाहिए। आप यहाँ देखोगे ना AMI में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सर्च करने के। देखो रूट डिवाइस टाइप EBS, वर्चुअलाइजेशन HVM, प्लेटफॉर्म Amazon। अब मुझे उबंटू का चाहिए, तो मैं सिर्फ उबंटू के बारे में रूट डिवाइस टाइप EBS, वर्चुअलाइजेशन HVM और ये नाम मैंने बोल दिया कि नेम आपका ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से ये वैल्यू मुझे चाहिए। अब देखो ये दिक्कत क्या है, ये वैल्यू हर रीजन में अलग अलग होती है। 194C स्टॉक होम के लिए है 24 का। अगर आप रीजन बदलोगे, सेम 24 सर्च करोगे, सेम ये चीज होगी, बट इसकी AMI आईडी अलग होगी। हर रीजन में AMI आईडी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फिल्टर पता होना चाहिए कि क्या क्या फिल्टर हम अप्लाई करने वाले हैं, और वो चीजें हम लोग सर्च कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग बनाता हूँ। ठीक है, यही बना ले या कोई नई फाइल बना लेते हैं। डेटा सोर्स .tf से बनाना होता है, बाकी आप डेटा सोर्स कुछ भी नाम रखते हैं उसका। जैसे मैं सर्च कर सकता था, सर्च AMI, ठीक है, डेटा AWS, इसी को लेते हैं, इसमें एडिट करते चलेंगे। ठीक है, तो मोस्ट रीसेंट ट्रू कर लेता हूँ। एग्जीक्यूटेबल यूजर सेल्फ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर है क्या क्या आप लेने वाले हो। इसमें आपने क्या चाहिए सेट कर दी। मान लो मुझे ये नहीं चाहिए, ओनर्स मुझे नहीं चाहिए, मैंने बस फिल्टर में डाल दिया कि देखते हैं क्या क्या आउटपुट में आता है। नेम, मतलब फिल्टर क्या है कि नाम के अंदर वैल्यू ढूंढना है। अब नाम के अंदर क्या वैल्यू ढूंढना है, सपोज मैंने बोल दिया कि उबंटू होना चाहिए। उसके बाद मैंने बोल दिया कि वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM ही होना चाहिए, क्योंकि देखो हम यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM ही ले रहे हैं। रूट डिवाइस टाइप EBS होना चाहिए। तो ठीक है, ओनर आईडी, अगर हमारे पास ओनर पता है तो ओनर आईडी हम पास कर सकते हैं। तो इसका ओनर अब जैसे कि क्या है, जो हमें एक्चुअल में यहाँ से पता चलता है। हमने लेकिन शायद 22 यूज किया था ना, वो तो 22। ओनर नहीं है, वो वर्जन है 22, 25। हाँ वर्जन, हाँ, वर्जन। तो वो भी दे सकते हैं। जैसे नेम हो सकता है ये हो, ठीक है, बट इनका ना एक्चुअल नेम कुछ और है। यहाँ कुछ और दिखता है, एक्चुअल नेम इसका कुछ और होता है। देखना, जैसे कि हम लोग
ये देखो यहाँ पे ना, जब ये साइट पे हम आते हैं ना, तो यहाँ पे वो एक्चुअल में दिखाता है कि क्या क्या इनके नेम है। क्योंकि देखो ये एक्चुअल में उबंटू बना कौन रहा है, उबंटू बना रहा है कैनोनिकल ग्रुप है, ठीक है, ये बनाता है। और ये AWS की साइट पर कुछ फ्री में बेचता है, कुछ पैसे लेता है, ठीक है। हम AWS से सपोज ये 200 रुपये ले रहा है, तो AWS हमसे 205 रुपये लेगा, 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। तो ये दे कौन रहा है, ये कैनोनिकल ग्रुप है जो, ठीक है। तो एक्चुअल नेम आपको देखने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। अब इसमें ठीक है, फिल्टर नेम हम ये यूज करेंगे। ये वन टाइम एक्टिविटी है, बस आपको एक बार ध्यान देना होता है। उबंटू फोकल 24 यानी ये एक्चुअल नेम है। वहाँ पे देखो ये दिख रहा है उबंटू 24.4, ठीक है, ये नेम दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में इसका नेम ऐसा कुछ है। तो जब हम बार बार यूज़ करते हैं ना, ओनर देखो ये है, तो आपको तो बस एक बार यूज़ करना है, ऐसा बार बार वो नहीं करना है। ओनर का नाम दे दिया हमने, सबसे रीसेंट वाली ही चाहिए। आउटपुट में बहुत सारे आउटपुट आएंगे ना, हो सकता है ऐसे 10 बैच कर जाएं, 10 में हमें सबसे रीसेंट वाला उठाना है, जिसका रूट डिवाइस टाइप EBS हो, वर्चुअलाइजेशन HVM हो। आउटपुट हमने प्रिंट कराना है, ठीक है, आउटपुट हम बाद में प्रिंट करेंगे, पहले चला के देखते हैं। मशीन फिर से बनाएगा ये इसको। मशीन को डिलीट कर देते हैं, वरना वो मशीन फिर से बनाएगा। नहीं, हमने प्रोविजनल लगा रखा है ना उसमें, नहीं बनाता। अच्छा, ये डेटा ब्लॉक चला रहा है, तो क्या कह रहा है, योर क्वेरी रिटर्न्स नो रिजल्ट, प्लीज चेंज योर सर्च क्राइटेरिया। हमारा डेटा सोर्स ब्लॉक में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, अब हम लोग डेटा सोर्स पे ब्लॉक पे बात कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा था, पुरानी मशीन जो बनी है उसको डिलीट कर रहा था। तो देखो, जैसे ही मैंने ये वाला रिजेक्ट्स डाला सर्च करने के लिए, उबंटू -फोकल -, तो बोल रहा है ऐसा सर्च करने पे बहुत सारे सर्च आए, और उसमें से उसने पहला सर्च दे दिया हमें। तो अब यहाँ UI पे ऐसा हो सकता है कि नहीं दिखे, क्योंकि वो बैकएंड में सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ मिला इसको,
तो जैसे ही मैंने चलाया टेराफॉर्म प्लान, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, ये सिर्फ .tf इसको पकड़ेगा, ये अभी तो fx वगैरह सबको इग्नोर करेगा, और उसमें वो डेटा सोर्स वाली चीज को पढ़ेगा और बोलेगा ओके मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ और आपको कोई रिजल्ट देता हूँ। तो मोस्ट रिसेंट इक्वल्स टू ट्रू का मतलब है जो सबसे पहले AMI ID उसको मिलेगी लिस्ट में, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा ये। तो देखना ये वैल्यू हमें देगा। देखो ये कुछ AMI ID इसने दी है, और अब मैं इसी के नीचे अगर इसका एक आउटपुट प्रिंट करूं, आउटपुट AMI ID वैल्यू इक्वल्स टू डेटा डॉट AWS अंडरस्कोर AMI, इसका नाम क्या रखा है हमने, एग्जाम्पल ही रखा है क्या, एग्जाम्पल डॉट AMI ID और ID दोनों प्रिंट कर सकता है ये। ठीक है, अब चलाते हैं। तो ये पहला ऐसा लगेगा कि ये फिल्टर में वैल्यू कैसे आएगी, कैसे पता चलेगी, बट वो धीरे धीरे आप यूज़ करेंगे ना तो समझ में आने लगेगा। पहली बार में जैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM क्या है, ये रूट डिवाइस टाइप EBS क्या है, बट जब हम यहाँ पे देखते हैं ना तो पता चलता है कि वो अवेलेबल है वहाँ। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना ये हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये एक AMI ID आई है। अब ये AMI ID एक्चुअल में हम देखते हैं किस चीज की है। तो देखो अभी तो हमारे पास कंसोल एक्सेस है, तो हम लोग यहाँ से आके AMI ID सर्च करेंगे तो दिखाएगा किसकी है। ठीक है, AMI ID ये वाली है हमारी, और ये आई है। बट देखो ये फ्री वाली नहीं है ना, इसके आगे फ्री नहीं लिखा है, मतलब ये ठीक है, इसका वर्चुअलाइजेशन HVM है, इसका ओनर 477 है। एक सेकंड, हमारे पास ओनर कौन है, हाँ 477 है। ठीक है, ओनर पता चल गया। ऊपर से फोकल के बाद ये 20 है, यानी 20 वर्जन है। बट हमें क्या चाहिए, जो 24 वर्जन हो। तो हम लोग ये काम करते हैं, तो थोड़ा सा फिल्टर को सही करते हैं, ओनर हटा देते हैं और यहाँ पर 24 के बाद लगाते हैं रूट डिवाइस EBS होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन HVM होना चाहिए, उबंटू वैल्यूज, उबंटू इमेजेस, अब सर्च। नो रिजल्ट्स पब्लिश, यानी कि यहाँ से 24 पे इससे कुछ नहीं आ रहा है। ये AMI ID आई है, देखते हैं इससे क्या है। HVM टाइप EBS, ओनर इसका ये है। यानी जब तक हमें ओनर नहीं पता रहेगा एक्चुअल में
फिल्टर करना मुश्किल है। ये अमेजॉन लिनक्स, ये MIID है, रूट टाइप EVM, ये टाइप हमें चाहिए ubuntu। बस हमको एक बार सर्च बिठाना है, वो सर्च बैठ जाएगा, फिर तो वो किसी भी रीजन से कभी भी लेकर आ जाएगा, क्योंकि MIID चेंज होती रहती है। अभी हो सकता है ये 1 महीने पहले ये वाली है, अभी वो लोग अपडेट करेंगे, कुछ नया अपग्रेड लाएंगे 24 में ही, पैचिंग करें, कुछ बग फिक्स करें तो चेंज हो जाएगा। UI पे दिख नहीं रहा क्या? देखो मैं कैसे सर्च करता बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर AWS का CLI इंस्टॉल कर लेता हूँ। AWS -- बढ़ गया। आप AWS का CLI इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद से आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, AWS describe, AWS EC2 describe हाइफन, मतलब ये मेरा है कि मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ, हाइफन रीजन EU North 1, ये रीजन हम लोग यूज कर रहे हैं ना, हाइफन इमेज हाइफन ID, और पहली बार में मैं क्या करता हूँ, इसको तो ये क्या करेगा ना, AWS क्या करता है, ऑथेंटिकेशन फेल, ओके। इसका ऑफिशियल तरीका ही बताता हूँ, और जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो था। ये वो एक्चुअल में जो वहां पे UI है ना, वो UI पे आधी से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, बट देखो यहाँ पे एकदम आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि इमेज की लोकेशन क्या है। ठीक है, हम जो सर्च कर रहे हैं वो 24 वाला ही है, क्योंकि हमने उसी का MIID लिया है अभी के लिए। इमेज टाइम मशीन है, पब्लिक ट्रू है, ओनर ID ये है। तो देखो अब आपको पता चल जाएगा कि ओनर ID ये है, ओनर कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ओनर किसी मशीन का कभी नहीं बदलता, क्योंकि वही शुरू से मेंटेन कर रहा है तो वही मेंटेन करेगा। बस हमको एग्जैक्ट ओनर का नाम पता होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि Amazon जो वर्क प्लेस है वहां पे बहुत सारे ओनर है। वहां पर जैसे आप भी अपनी मशीन बना के डाल सकते हो, तो सर्च करना ओनर को UI पे थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आपने यहाँ पे EBS टाइप इसका यही है, और मुझे लग रहा है ये इसका एक्चुअल नेम है। ठीक है, इधर की चीजें बदलती रहेगी। इधर कभी भी देख रहे हो, अभी जैसे ये 23/4/2024 का है, तो इसका नाम क्या लिख रहा है, ये इन्होंने नाम के आगे ऐड कर दिया कि 23 अप्रैल को ये बनी है। तो हम लोग यहीं तक फिल्टर लगाएंगे, 24 के बाद स्टार लगा दो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसके बाद लगा दो स्टार, कि इसके आगे कुछ भी हो, क्योंकि ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा यहां तक। उसके बाद हो सकता है वो लोग यहाँ पे 24 के बाद 05 लगा दें, AMD 64 तो रहेगा ही रहेगा, सर्वर भी रहेगा, यहाँ पर डेट बदलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग ये बदल सकते हैं, MIID, क्रिएशन डेट, इमेजेस, वर्चुअल नेम, डिवाइस नेम, वो MIID है क्या? हाँ, ये हमें रखना है, ये भी शायद सेम ही है।
इस नाम से भी बहुत सारे आ रहे हैं, देख लो इसका भी आउटपुट कुछ और ही आया। एक सेकेंड, थोड़ा फिल्टर को, और ये वन टाइम एक्टिविटी है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसमें। जब आप एक बार सेट कर लोगे फिर वो हमेशा सेट रहेगा, फिर तो आप कभी भी किसी का भी तुरंत निकाल पाओगे। रूट डिवाइस टाइप EVS है, ये हमने मेंशन कर रखा है कि रूट डिवाइस टाइप हमारा EVS है। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM है, वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने मेंशन की है। उसके बाद हमने मेंशन किया है ओनर, तो ओनर है हमारा 477, ये हमारा ओनर मेंशन है। देखो ये सबसे लेटेस्ट है, ये देख रहे हो, ये कब बना था 23/4 में, और ये कब बना है 15/6 में। तो हमारे हिसाब से हमारी सर्च एकदम सही चल रही है। हमको 24 वर्जन चाहिए, ठीक है, 24 वर्जन चाहिए और सबसे लेटेस्ट चाहिए। मोस्ट रिसेंट ट्रू हमने सेट कर रखा है क्योंकि हमको सबसे लेटेस्ट वाली चाहिए। तो AMI ID फिर ये सही है एकदम। अब हमें इससे मशीन बनानी है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले इनिशियली जब अगर आप पहली बार कर रहे हो, खासकर AMI के केस में ऐसा होगा कि आपको उसका नाम पता करना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल नेम क्या है, और ये कहीं भी आपको शायद ही दिखे। आप यहां सर्च करो, ये शायद ही यहां दिखे। देख रहे हो, क्योंकि वहां पे कुछ और नाम दिखता है उसका। ये है देखो एक्चुअल नाम। अब ये नाम निकाल के लाना हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें AMI ID पहले से आप एक ले लो अपने अकाउंट में कहीं भी जाके, और उस AMI ID को डिस्क्राइब कर लो। अब ये डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले AWS का CLI इंस्टॉल करना है। आपको लिखना है AWS CLI। ये वन टाइम सेटअप है। हमने AWS CLI लिया और ये रहा, डाउनलोड एंड रन द 64-bit इंस्टॉलर। आपने ये डाउनलोड किया और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे इसको, तो आपको एक कमांड चलानी है AWS configure। क्या कमांड चलाओगे, AWS जो हमने पहले चलाई थी, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, मेरा पहले से इंस्टॉल है। फिर आप चलाओगे AWS configure कमांड, तो वो बोलेगा एक्सेस की दो, सीक्रेट की दो, ताकि मैं अकाउंट से ऐड हो जाऊं, ठीक है। उसके बाद से आप रीजन सिलेक्ट कर लेना, कोई भी डिफॉल्ट। उसके बाद से ये वाली कमांड चलानी है, ये मैं नोट में डाल देता हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, वरना वो फिर आपको किसी ना किसी सीनियर से पूछना पड़ेगा। वी कैन यूज AWS CLI कमांड टू फाइंड द डिटेल ऑफ AMI इजी। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये वन टाइम एक्टिविटी है। अब देखो, अगर मुझे रीजन बदलना है तो अब मेरे को ये यहाँ पे कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, बस मुझे रीजन जाके चेंज कर देना है। मेरा प्रोवाइडर कहाँ है, where.region, TF और रीजन में सपोज मेरे को ले लिया AP, क्योंकि ओनर सेम रहेगा हर रीजन में, साउथ 1, ठीक है। साउथ 1 की मुझे मशीन ID AMI ID निकालनी है। तो देखो अभी AMI ID ये आई थी,
देखो इस बार EMI ID दूसरी आई है 16D0 और पहले क्या आई थी ये BB3B। तो अब ये वाली EMI ID किस रीजन की है, मुंबई रीजन की। कौन से मशीन की है, ये उस मशीन की है जिसका ओनर ये है और Ubuntu 24 ही है, ठीक है। और अब मुझे यही वैल्यू यूज करनी है, मुझे ये वैल्यू यूज करनी है। तो देखो मेरे को बस ये लिखना है, कॉपी EC2 में गया, यहां पर जो ये EMI ID है इसको हटाऊंगा, ये लिख दूंगा, बस हो गया। तो अब क्या हो रहा है, EMI ID मैंने हार्डकोर नहीं की है, मैंने यहां पर डेटा ब्लॉक से फैच की है। देखो अब चीजें कितनी आसान हो जाएगी। पहली बार बस थोड़ा सा टाइम लगता है डेटा सोर्स समझने में। अब देखो मुझे अगर टेराफॉर्म अप्लाई करना है तो ये कौन से रीजन में बनाएगा, मैंने रीजन चेंज कर दिया है ना प्रोवाइडर में। देखो प्रोवाइडर में रीजन क्या लगा है, प्रोवाइडर में रीजन है वेरिएबल से। वेरिएबल कहाँ है, ये रहा। तो रीजन अब AP South 1 है। तो जैसे ही मैं अप्लाई चलाऊंगा ये AP South 1 यानी मुंबई में मशीन बनाएगा, लेकिन उसकी EMI ID इसके अंदर कहां से आ रही है, ये डेटा सोर्स ब्लॉक से आ रही है। डेटा सोर्स ब्लॉक क्या करेगा, किसी भी रीजन से, जो रीजन मैं मेंशन कर दूंगा उस रीजन से वो चीज सर्च करके ले आएगा। तो सर्च करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा सोर्स ब्लॉक। मुझे रिसोर्स ग्रुप ID निकालना है, वो सिक्योरिटी ग्रुप निकालना है, निकाल सकता हूं। मुझे क्या कहते हैं, ठीक है यूज हो रहा है, ARM64। अच्छा ये T3 माइक्रो है ना। देखो अब ये T3 माइक्रो नहीं है, याद आ रहा है, स्टॉक होम ही एक ऐसा रीजन है जिसमें T3 माइक्रो है, बाकी सब में T2 माइक्रो है। तो अब इसको भी हम फैच कर सकते हैं कि वहां T3 है कि नहीं, नहीं है तो T2 माइक्रो ले लो। अभी कंडीशंस पढ़ेंगे इफ एल्स, तब हम ये चीज लाएंगे कि अगर वहां पे T3 माइक्रो नहीं है तो T2 माइक्रो की वैल्यू सेट कर दो। देखो ये बना देगा अभी। तो मशीन इस बार मेरी कहां बनेगी, अब क्या बोल रहा है, आर्किटेक्चर ARM60 आपको अवेलेबल नहीं है, ओके। क्रिएटिंग EC2 ऑपरेशन रन इंस्टेंसेस, EMI ID ये आया है इसके हिसाब से, और क्रिएट कर रहा है ये EMI ID यूज करके। बुगाटी वहां पे की पेयर है कि नहीं है, नहीं है, देख रहे हो बुगाटी वाला की पेयर हमारा स्टॉक होम में है, T2 माइक्रो। ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि हमने कुछ चीजें हार्डकोर कर रखी है। अगर हम यही इफ एल्स लगा दें तो वो चीज और स्मूथ हो जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया कि ब्लॉक्स से वैल्यू हम ला सकते हैं, यानी कि ऐसा एक ब्लॉक है टेराफॉर्म में जो वैल्यूज लाने में हेल्प करता है। अभी इफ एल्स वगैरह सीखते हैं ना, फिर और अच्छे से वो बन पाएगा। अब मान लो मुझे लेकर आना है सिक्योरिटी ग्रुप की ID, हर एक रीजन में एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है, उसकी ID मुझे लेकर आनी है। तो उसकी ID लाने के लिए अब मेरे को डेटा सोर्स ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बनाने का एक तरीका होगा और एक डेटा सोर्स ब्लॉक। देख रहे हो अभी तक हम रिसोर्स पे जा रहे थे, अब हम धीरे धीरे डेटा सोर्स पे जा रहे हैं। तो ये बोला है ये रहा डेटा सोर्स, ID पास करो, वेरिएबल है सिक्योरिटी ग्रुप ID, हमें ID नहीं देंगे तो टैग बता दो, कौन कौन से टैग है वो ढूंढ लाएगा। VPC ID के अंदर है तो VPC ID बता दो, ढूंढ लाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक डेटा सोर्स ब्लॉक पहले हम ये वाला यूज करते हैं, डेटा सोर्स।
क्या क्या वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, आईडी, वीपीसी आईडी कि वो किस वीपीसी में बना है। मैं एक काम करता हूँ, उसको चलाता हूँ। और हम ये नहीं देते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, इसको प्रिंट कराता हूँ मैं। आउटपुट सिक्योरिटी ग्रुप आईडी वैल्यू इक्वल्स टू डेटा डॉट AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप डॉट सिलेक्टेड डॉट उसकी आईडी। ठीक है, मतलब हम लोग सिर्फ अभी कुछ बना नहीं रहे, कुछ फैच करने पे फोकस कर रहे हैं कि कितना क्या फैच कर पाते हैं। अभी हमने 2 डेटा सोर्स ब्लॉक यूज किए, एक जो AMI आईडी बताता है, ओ ये मैंने कहीं और दे दिया क्या, डेटा सोर्स में नहीं दिया, ये चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने उसका नाम बदल दिया ना। मैं नाम इसलिए बदल देता हूँ ताकि वो चीज ना चले, वरना वो EC2 फिर बनाएगा। देखते ही फैच करता है कि एरर थ्रो करता है। अरे यार, तो हमने यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगाया, आप देख रहे हो, बस सीधा हमने ब्लॉक डिफाइन करके छोड़ दिया। तो देख रहे हैं ये सर्च कर पाता है कि नहीं, वरना फिर हम टैग वैग पास करेंगे उसके कि ये वाले टैग वाले सिक्योरिटी ग्रुप को ढूंढ कर लाओ, तो कुछ ना कुछ तो पास करना ही पड़ता है। अब देखते हैं ये डिफॉल्ट ला पाता है कि नहीं। तो मेरा अभी कोई ब्लॉक नहीं चलेगा, सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप आउटपुट में सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, देखो डिफॉल्ट वाली ले आया ये देख रहे हो, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। और ये किस रीजन का है, जो रीजन मैंने यहाँ पर पास कर रखा है, AP South 1। अब एक बार यहाँ जाके देखते हैं हम लोग कि उसकी सिक्योरिटी ग्रुप आईडी आई कि नहीं। तो देख रहे हो आप, अब कोई चीज बना नहीं रहे हो, अब आप उस चीज को डायरेक्ट अगर बनी बनाई है तो उसकी वैल्यूज को ला पा रहे हो। सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं, देखो ये डिफॉल्ट वाला, तो बाय डिफॉल्ट वाली वो आईडी लेकर आ गया। अब मुझे इससे सिक्योरिटी EC2 बनाना है, तो ये EC2 में मैं इसको सिक्योरिटी ग्रुप में इसको डायरेक्ट पास कर सकता था। यहाँ पर हम लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप वाला ब्लॉक देते थे ना, सिक्योरिटी ग्रुप्स इक्वल्स टू, अब मुझे वो वैल्यू कहाँ से देनी है, इस डेटा सोर्स से। तो मैं कैसे दूंगा, इसका नाम नहीं, डेटा है ना, तो डेटा वाले में पहले कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा डॉट सिक्योरिटी ग्रुप डॉट सिलेक्टेड। तो सिक्योरिटी ग्रुप में ये अपने आप उसकी आईडी फैच कर लेगा, और उसकी आईडी प्रिंट भी हो रही है, देखो यहाँ पे हमारे सामने, तो हमें पता है कि ये वैल्यू आ रही है। अब डिफॉल्ट VPC भी चाहिए, तो VPC प्रिंट कराने के लिए भी देख लेते हैं। तो हर चीज का आपको एक डेटा सोर्स ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, डेटा सोर्स ब्लॉक ऑफ VPC। चलते हैं AWS VPC डेटा सोर्स ब्लॉक, कह रहा है बस ऐसे चला दो, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डेटा सोर्स ब्लॉक में गए, देखते हैं बिना फिल्टर के ये फिल्टर करता है कि नहीं, और इसको प्रिंट करा के देते हैं। तो जो डिफॉल्ट वाली चीज है हम लोग ला पा रहे हैं। ऐसे अगर कोई फिल्टर लगाना होता, टैग वैग, तो वो लगा देते। तो डेटा सोर्स ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं फैच करने के लिए। क्लियर है ये चीज। सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, अच्छा ये VPC आईडी होना चाहिए ना इसका नाम। ब्लॉक बनाया, ब्लॉक को प्रिंट करा लिया, ब्लॉक बनाया, ब्लॉक को प्रिंट करा लिया।
ये क्लियर हो रही है चारों चीज। हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ब्लॉक से उसकी वैल्यू ला रहे हैं और फिर आउटपुट से उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। सिमिलरली EMI ID, किसी का ARN चाहिए, ठीक है, किसी EC2 की EC2 ID चाहिए तो वो भी आप ला सकते हो। तो डेटा सोर्स ब्लॉक आपको हर चीज का मिलेगा। आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाओगे, आप देखो यहाँ पर सर्च करोगे AWS इंस्टेंस। अगर आपको किसी इंस्टेंस का फिल्टर पता है कि उसका टाइप ये है वो है, तो आप देखो उसके रिसोर्स से बनाते हो, ठीक है। रिसोर्स में जाके वो चीज हम सर्च करेंगे अगर हमें वो बनाना है। अगर हमें वो चीज सर्च करना है तो देखो ये रहा इंस्टेंस आईडी, नहीं हमें फिल्टर देना है कि उसकी AMI ID ये हो या उसका टैग नेम ये हो, या फिर इंस्टेंस आईडी दे सकते हैं। इंस्टेंस आईडी तो मान लो हमें फैच ही करना है, तो गेट यूजर डेटा अगर हमें हमारे पास पता है। फिल्टर में हम दे सकते हैं उसका DNS नेम, EC2 टाइप, ये सब चीजें हम दे सकते हैं। टैग हमें पता है तो बता देगा वो, ठीक है। ये देखो VPC IT सिक्योरिटी ग्रुप और कहाँ गया AMI ID, उसका आउटपुट हटा दिया गया हमने AMI ID का। तीनों चीज तो फैच करना समझ में आया, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, या ये ब्लॉक्स आपको थोड़े बहुत समझ में आने चाहिए। AMI ID एक ऐसा है जिसका ब्लॉक सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब आप तुरंत सर्च कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो उसका एक्चुअल हैक है वो मैंने बता ही दिया। आप लोग क्या करो, पहले ही एक बार AMI ID से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो और उस इन्फॉर्मेशन को कहीं सेव करके रख लो, और इसमें आप फिल्टर लगा दो जो जो आपको फिल्टर लगाने हैं। जैसे मैंने नेम पे लगा दिया, डिवाइस टाइप EBS, HVM पे लगा दिया, ठीक है। जो चीज़ें चेंज नहीं होती, जैसे ये देखो ये चेंज हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, ये अभी 24 तारीख वाला है तो ये 15/6 वाला है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा। आर्किटेक्चर आप लगा सकते हो, आप आर्किटेक्चर लगा सकते हो। तो सपोज मुझे यहाँ पे आर्किटेक्चर लगाना है, तो आप क्या करोगे, ये फिल्टर वाला कॉपी करो, पेस्ट करो, आर्किटेक्चर, ये फिल्टर ढूंढना है हमें, और वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी ARM64, ये आप इसमें मेंशन कर दो। ये आपने ये वाला फिल्टर भी ऐड कर दिया। तो अब जब बताओ, ये हमें टेराफॉर्म ने नहीं बताया, ये हमने अपनी मर्जी से कर लिया कि आर्किटेक्चर ARM64 होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन HVM का होना चाहिए, रूट टाइप EBS होना चाहिए, और नेम उसका ये होना चाहिए, ठीक है, ओनर ये होना चाहिए। तो ये फिल्टर हमने लगा के, और ज़्यादा हमें फिर ARM64 वाली ही मशीनें हमको मिलेगी। क्लियर हुआ डेटा वाला ब्लॉक? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रख दिए। आउटपुट प्रिंट कराने के लिए आउटपुट यूज कर लो, किसी उसमें यूज करना है आपको तो सीधा आप कैसे वैल्यू असाइन करोगे, डेटा, उसका लोकल नेम, ऑफिशियल नेम, उसका लोकल नेम डॉट, और जो भी एट्रीब्यूट्स आते हैं उस एट्रीब्यूट्स में आपको जो भी यूज करना है कर सकते हो। पहली बार में थोड़ा अटपटा लगता है ये, जब आप 1-2 बार यूज करोगे ना तो ये क्लियर हो गया। ये आगे बढ़ें।
AMI ID, इमेज ID, देखो ये आधे से ज़्यादा ऑप्शन तो खुद ही दिखाने लगता है। जब उसने ये फैच करना स्टार्ट किया, ये वैल्यूज़ लेकर आया और प्रिंट करा दिया। आगे बढ़ें। तो ये नहीं रटना है हमको कि ये फिल्टर में क्या देना है। EC2 वाले का सबसे अच्छा हैक मैंने बताया, आप इसको यूज़ करना, वरना परेशान रहोगे। आप इसको एक बार चला लेना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब इसमें जो जो फिल्टर आपको लगाने हैं आप लगा के अपने कोड को डायनेमिक कर सकते हो। जैसे ही आपने फिल्टर सही लगा दिया, अब आप रीजन कितने भी चेंज करते रहो, आपको आउटपुट मिलता रहेगा। अब आपको टेंशन नहीं रहेगी कि हर रीजन में जा जाके वो लेकर आनी है। आर्किटेक्चर ही है ना वो। अलाउ नहीं कर रहा ये आर्किटेक्चर, उसके डेटा सोर्स ब्लॉक में शायद है नहीं। अब आर्गुमेंट्स में जाके एक बार चेक कर लेना है कि नहीं ये चीज़। अब अगला एक ब्लॉक है जो टेराफॉर्म देता है हमें, वो देता है डायनेमिक ब्लॉक। क्यों यूज होता है ये? टू इटरेट अ पर्टिकुलर ब्लॉक। टू इटरेट अ पर्टिकुलर ब्लॉक इन अ रिसोर्स। जैसे एग्जांपल में मैं बोलूं, इसका एक ही सबसे अच्छा एग्जांपल मिलेगा आपको, वो ये है। तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे पोर्ट ओपन करना था 80, तो मैंने ये इनग्रेस चलाया और 80 पोर्ट ऑन कर दिया। मुझे पोर्ट ओपन करना था 22, तो मैंने इनग्रेस फिर से चलाया और पोर्ट 22 ऑन कर दिया। पोर्ट 443, पोर्ट 9090, पोर्ट 3306, पोर्ट 8080। तो सोचो ये EC2 का या सिक्योरिटी ग्रुप का कोड कितना बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो मुझे इसमें 7 पोर्ट ओपन करने पड़े, तो ये 7 बाहर रिपीट हो रहा है, देख रहे हो आप? 3 तो ये मिनिमम है अभी के लिए। अभी पता चला 880 पोर्ट ऑन करना है, 5000 ऑन करना है, किसी और यूजर के लिए, किसी को सेम पोर्ट ऑन करो 22 किसी और यूजर के लिए, तो परेशान हो जाएंगे ये ब्लॉक हम लोग बना बना के। तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक को, देखो ये मेरा रिसोर्स है, इस रिसोर्स में इस पर्टिकुलर ब्लॉक को इटरेट करना है, मतलब ये वैल्यू चेंज होती रहे, ब्लॉक यही रहे, मतलब एक ही ब्लॉक लिखा रहे और वो इटरेट होता रहे। उसके लिए हम लोग डायनेमिक ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग ये बता देते हैं कि ये वाला ब्लॉक डायनेमिक है। तो मैं इसको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। फॉर एग्जांपल, पोर्ट ओपनिंग इन सिक्योरिटी ग्रुप, जो बार बार आप इसको यूज करते हो, सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे, एडिट करोगे, चेंजेस करोगे, तो हम लोगों को ये इनग्रेस वाला पर्टिकुलर ब्लॉक डायनेमिक रखना है। डायनेमिक मतलब बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े, वरना तो अगर मेरे को 15 पोर्ट ओपन करने पड़े तो यही 15 बार रिपीट करना पड़ेगा, मेरा कोड बहुत लेंदी हो जाएगा। तो याद करो, लूप हम किस लिए लगाते हैं? लूप हम लगाते हैं किसी चीज से बचने के लिए। जैसे एग्जांपल में मुझे 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं ऐसे करके 10 बार लिख दूं, है ना, जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुझे अगर ये वैल्यू
मान लो 6 तक गिनती प्रिंट करानी थी, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये किसी टेराफॉर्म से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मान लो कोडिंग में आपको बार बार ये यूज करना है। मैंने लिखा पाइथन मेल डॉट पी वाई, ठीक है, तो देखो ये गिनती प्रिंट हो गई। मुझे यही चीज़ 10 तक करनी है तो आप इसको और पेस्ट करते रहो, 100 बार करनी है तो 100 बार पेस्ट करो। तो किसी चीज़ को बार बार आपको रिपीट करना हो एक पर्टिकुलर इटरेशन तक, तो आप ऐसे करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये लगा सकते हो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लूप लगाते हो। अब मुझे 10 तक गिनती प्रिंट करानी है तो सेम काम मैं कर सकता हूं, ठीक है। देखो यही चीज मैंने जो मुझे 10 बार लिखना था उसको मैंने एक लूप में दे दिया, और देखो वो सारा काम सेम वैसे ही कर रहा है। यहाँ तक कि मुझे अब 100 तक गिनती करनी है तो मुझे वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा, वो प्रिंट स्टेटमेंट देखो ये चल रहा है ना प्रॉपर। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर कोई ब्लॉक, पर्टिकुलर ब्लॉक बार बार रिपीट करना है मल्टीपल वैल्यूज के साथ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे। मान लो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल पोर्ट्स करके, कि इसके अंदर मैं पोर्ट्स डिफाइन कर रहा हूँ। वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम टेराफॉर्म में, ऐसे बनाते हैं वेरिएबल्स, उसके बाद से वैल्यू दे देता हूँ, पर ये एक ही वैल्यू लेगा, है ना। और अगर मैं इसको लिस्ट टाइप का बना दूं तो मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है। मैंने टाइप में लिख दिया लिस्ट, तो अब मैं यहां पर मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूं। अब आपको पोर्ट जितने भी आपको यूज करने हैं, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल में दे दिया, और अब इस ब्लॉक को हमें बनाना पड़ेगा डायनेमिक। अभी ये स्टैटिक ब्लॉक है, वैल्यू हार्ड कोडेड है। अब हमें क्या करना है, ये मल्टीपल बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार ही लिखूंगा इनग्रेस, ठीक है, मैंने एक बार ही लिखा इनग्रेस। ठीक है, एक बार लिखूंगा इस ब्लॉक को, और इस ब्लॉक को बता दूंगा मैं टेराफॉर्म से कि ये डायनेमिक ब्लॉक है। तो कैसे बताते हैं, बस आपको लिखना है डायनेमिक और इसको ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा डायनेमिक ब्रैकेट में, और अब आप चला दो इसमें लूप फॉर अंडरस्कोर ईच। अभी लूप हमने पढ़ा नहीं है, अभी लूप को यूज कर रहे हैं। वेयर डॉट पोर्ट्स, ये जो वेरिएबल है ना पोर्ट्स, वेयर डॉट पोर्ट का क्या मतलब होता है, वेरिएबल है पोर्ट में, ये वेरिएबल है जो पोर्ट्स, इसको हमें लूप में यूज करना है, ठीक है। और डायनेमिक हो गया, लूप लग गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कंटेंट, यानी कि क्या जनरेट करेगा ये लूप चला के, तो ये सारा काम वन टाइम सेटअप है, बस आपको सेटअप करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक ब्लॉक क्या करता है। डायनेमिक ब्लॉक हमारे पर्टिकुलर सेट ऑफ आर्गुमेंट्स को या ब्लॉक्स को लूप में डायनेमिक कर देगा। ये लो, अब क्या करेगा, ये फॉर ईच एक एक करके यहां से वैल्यू उठाएगा,
ये पूरा ब्लॉक जनरेट करेगा और ये पूरा चीज इटरेट करेगा, फिर ये 80 ब्लॉक रिपीट करेगा, फिर ये 443 के लिए रिपीट करेगा, ऐसे ये रिपीट करता रहेगा। प्रोटोकॉल हमारा टीसीपी हो गया। सेल्फ नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट CIDR ब्लॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मेरे को कुछ भी चेंज करना है, कोई पोर्ट बढ़ाना है घटाना है, बस मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ आके वो ब्लॉक्स हटाने नहीं पड़ेंगे, वरना पहले वो कोड देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। अब मान लो किसी ने मुझसे बोला पोर्ट ऑन कर दो 27017, मुझे बस यहाँ एडिट करना है क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्लॉक मेरा रिपीटेड है। तो देख रहे हो मैंने डायनेमिक ब्लॉक की हेल्प से क्या किया, उस कोड को डायनेमिक बना दिया। सिक्योरिटी ग्रुप को मैं ऑन करता हूं, ये रिसोर्स वगैरह हटा। अच्छा, वेरिएबल डिफाइन नहीं किया मैंने, ये वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कहीं भी कर सकते हो, वेरिएबल.tf में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, जहां मर्जी वहां कर सकते हो। वेरिएबल टेराफॉर्म की यही स्पेशलिटी कि कहीं भी मेंशन करो वो यूज कर लेता है। या तो ये लिस्ट में एक काम करता हूँ, नंबर की देता हूँ। वैल्यू नहीं देते ना हम लोग, यहाँ क्या डिफॉल्ट देते हैं। वेरिएबल है पोर्ट्स, लिस्ट है मेरा नंबर टाइप का, डिफॉल्ट में हम लोग वैल्यू देते हैं। वेरिएबल्स में हम डिफॉल्ट में तो देते थे, आउटपुट में देते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो मेरे ये डायनेमिक ब्लॉक क्या करेगा मेरे लिए, ये इस वाले पार्ट को रिपीट करेगा और इनग्रेस में रिपीट करेगा, यानी इनग्रेस में ये बार बार जनरेट करेगा और वहां पे जाके सेटअप करता जाएगा। तो मेरे लिए इसने काम आसान करनी है, वरना मेरे को सोचा इतने ब्लॉक्स के लिए कितनी बार ये रिपीट करना पड़ता। अब मेरे को चेंजेस करने हैं, बस यही करने हैं। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, डायनेमिक और डेटा सोर्स। डायनेमिक ब्लॉक किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को ईच डॉट वैल्यू फॉर ईच रिमूव दिस। अच्छा, ये मैंने इसको डायनेमिक किया है ना, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ईच डॉट तो सिंपल लूप में चलता है, तो ये कोड आपके पास रहना चाहिए। अगर आपको नहीं याद आता कि ये कैसे मेंशन करते थे क्या है, ये कोड आपके पास होना चाहिए, आप कभी भी इसको यूज कर लेना। बस आपको पता होना चाहिए डायनेमिक करता क्या है। इसने क्या किया, ये इनग्रेस वाले ब्लॉक को मल्टीपल वैल्यूज के साथ इटरेट करा दिया है, ठीक है। तो ये वन टाइम है, इसलिए पहली बार ऐसा लगता है क्या है क्या नहीं। जहां भी आपको लगे कि यार ये 4 वैल्यूज मुझे कई बार डिफाइन करनी पड़ रही है, कई बार, तो वहां पे आप इसको एक बार में कर सकते हो, ठीक है। देखो सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है, ये क्रिएट हो गया, चेक करते हैं। उतने पोर्ट्स ये ओपन कर देगा हमारे लिए, ठीक है। ये वाला था हमारा डायनेमिक सिक्योरिटी ग्रुप, यही नाम रखा है हमने, डायनेमिक सिक्योरिटी ग्रुप। डिस्क्रिप्शन ये है, पोर्ट्स चेक करते हैं हम इसके। देखो इतने सारे पोर्ट्स को एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं। आपको और पोर्ट ओपन करने हैं, बस आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज देनी है। अब आपको ब्लॉक्स वाली टेंशन नहीं है। आपने मान लो यहाँ पर 5, 6, 7, 8 ये 4 पोर्ट ऑन और करने हैं। कितने हो सकते हैं पोर्ट? 65,536 तक, 0 से लेकर 65,536 तक ये वैल्यू हो सकती है। 5, 8, 7, 8, अच्छा ये 8 दो बार कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मेरा ये वाली चीज देखो अभी भी इतनी है, यहाँ मुझे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये कंटेंट मेरा डायनेमिक हो गया। ये इनग्रेस वाला ये ब्लॉक है जिसमें ये 4 चीजें हैं, ये डायनेमिक हो रही हैं।
ये हेल्प मिल रही है मुझे। तो डायनेमिक आप मोस्टली सिक्योरिटी ग्रुप में ही देखोगे, कहीं और यूज करना हो तो देखने पड़ेंगे, बट मोस्टली मैंने तो यही यूज किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पोर्ट 7, 8, 5 सब ऑन हो गए, समझ में आया। तो डायनेमिक ब्लॉक क्या यूज करते हैं हम, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को डायनेमिक करने के लिए। कैसे करते हैं, जो ब्लॉक था मेरा उसको आगे डायनेमिक लगा दो, उसमें लूप लगा दो, और ये डॉट वैल्यू, ये डॉट वैल्यू, तो ये लूप में चलता जाएगा और यहाँ से वैल्यू उठाता जाएगा, रखता जाएगा, तो ये एक ब्लॉक बन गया। फिर ये वैल्यू 80 लेगा, फिर ये एक ब्लॉक बना देगा, ऐसे करके ब्लॉक बनाता जाएगा, इनग्रेस रूल सेट करता जाएगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप में ये रूल्स सेट होते जाएंगे। क्लियर है। डायनेमिक पहली बार में थोड़ा सा लगता है कि क्या होता है, बट सिक्योरिटी ग्रुप से इसको याद रखना हमेशा कि सिक्योरिटी ग्रुप में इनग्रेस वाला जो कॉलम है वो मल्टीपल बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं ये डायनेमिक ब्लॉक नहीं यूज करता तो सोचो इतनी बार मुझे, कितनी बार है ये, 3 3 6 3 9 10 11 12 बार इनग्रेस वाला ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हम लोगों के पास एक डायनेमिक करके कॉलम अवेलेबल है। डायनेमिक, डेटा सोर्स, टेंट, ये 3 चीजें पढ़ी, और ये प्रोविजनर के डिफॉल्ट बिहेवियर्स और कब कैसे यूज करते हैं। क्लियर है। कल हम लोग पढ़ेंगे लूप, कंडीशंस, और फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डीबगिंग हो गया, फिर आएंगे लास्ट में एक मॉड्यूल्स पे जो बड़ा टॉपिक है। क्लियर हुआ ये। तो ऐसा लग रहा होगा बहुत कोड है इसमें, कोडिंग है, बट कोडिंग वाले पार्ट पे नहीं, हमें टेराफॉर्म के कंसेप्ट वाले पार्ट पे फोकस करना है। आपसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा टेंट क्या होता है, डायनेमिक ब्लॉक क्या होता है, डेटा सोर्स ब्लॉक क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, कभी यूज किया है तो आप ये एग्जांपल्स बता सकते हो। कोई डाउट इसमें?